हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास जो है आईटीआई के जो भी हमारे स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए है, और फीटर ट्रेड खासकर जो फीटर ट्रेड है उनके लिए है। तो इसमें मैं दोस्तों आपको पूरा का पूरा पीडीएफ का निचोड़ कराने वाला हूं। जितने भी फर्स्ट पीडीएफ में 261 क्वेश्चन है तो उनको मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन यहां पर हल कराने वाला हूं, और आप देखिएगा इसी में से आपकी परीक्षा में जो पूछेगा, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप इस क्लास के माध्यम से पूरे के पूरे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेंगे, देख लेंगे कौन सा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों कहाँ से शुरू करना है, अब देखिए मैंने आपको 100 टोटल 12 क्वेश्चन करा दिया है। निमी पैटर्न का जो भी क्वेश्चंस है आपकी परीक्षा में जो है आपको देखने को ऐसे सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों यह क्वेश्चंस। देखिए दोस्तों 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटा सा एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेना, और अगर अपने दोस्तों के साथ अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर करना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से एक रिक्वेस्ट और है कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है, क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। क्यों सतह प्लेटें जो है तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं, इसका रीजन क्या है ये आपको बताना है। जैसे देखिए पहला ऑप्शन का रखा है कि क्षरण को रोकने के लिए, दूसरा का रखा है टूटने से रोकने के लिए, तीसरा करा है विकृति को रोकने के लिए, चौथा करा है थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। तो यह जो है विकृति को रोकने के लिए क्या किया जाता है, मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। ठीक, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है, आगे क्वेश्चन से कर रखा है कि समायोज्य समांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। समायोज्य समांतर ब्लॉक का मुख्य भाग या मुख्य लाभ क्या है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपको अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। देखिए पहला का रखा है कि विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए, दूसरा का रखा है कि विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, तीसरा का रहा है विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए, चौथा का रहा है विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। तो ये जो आपका समायोज्य समांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ कार्य जो होता है, हम क्या कहें कि विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए होता है। आंसर आपका इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रखा है, अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो कह रखा है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। तो ये आपको है बताना, इसमें आप देखकर आंसर कर सकते हैं। देखिए स्नग, ये स्नग नहीं होगा, गाइड पिन भी नहीं होगा, राकर आर्म भी नहीं हो सकता आपका, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ठीक है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू होता है। आंसर आपका इसमें भी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है, कह रखा है इस वी ब्लॉक का नाम क्या है। इस वी ब्लॉक का नाम क्या है, आप अपने वर्कशॉप में ऐसा ब्लॉक जरूर देखा होगा, और इस ब्लॉक को क्या नाम दिया गया है ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शंस आपको क्या दिया है, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन में कह रखा है कि वी ग्रूवेट वी ब्लॉक, दूसरा कह रखा है कि सिंगल ग्रू वी ब्लॉक, डबल लेवल सिंगल ग्रू वी ब्लॉक, चौथा कह रखा है कि सिंगल लेवल डबल ग्रू वी ब्लॉक। तो इसमें आपका जो आंसर बनेगा वह हो जाएगा, देखिए आप चित्र के हिसाब से जो है आंसर बना सकते हैं। ये सिंगल लेवल सिंगल
ग्रुव वी ब्लॉक है। तो आंसर आपका इसमें जो है बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे क्वेश्चंस क्या है, देखिए क्या कह रखा है कि संयोजन सेट में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो ये आपको ड्राइंग दिख रहा है या कॉम्बिनेशन सेट का, तो इसमें जो है यक्स जो है ये इंकित करके पूछ रखा है कि यक्स ये क्या पॉइंट दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो यह जो है क्या दर्शा रहा है, तो ये जो है आपका क्या है, स्क्राइबर है। ठीक है, स्क्राइबर। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सी नहीं बी होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन आपका क्या कह रखा है कि राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो बात करें दोस्तों, इसमें जो है हम क्या करते हैं, राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए जैनी कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्या कह रखा है। आगे क्वेश्चन आपका कह रखा है कि छेनी में ए से चिन्हित कोण का नाम क्या है। छेनी में ए से चिन्हित कोण का नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें चिन्हित, जैसे यहाँ पर देखिए अल्फा, बीटा और गामा दिया है। तो ये तीनों का मतलब पूछ रखा है कि अल्फा का क्या नाम होगा, बीटा का क्या नाम होगा, गामा का क्या नाम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, ये पूछ रखा है कि ए से चिन्हित कोण का नाम क्या है। ठीक है, तो ए से चिन्हित जो कोण का नाम होगा आपका वह क्या हो जाएगा, उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो आपका जो है यह निकासी कोण या हम क्लियरेंस कोण भी इसे कहते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन से देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका क्या कह रखा है। आगे का रखा है कि घुमावदार ग्रूवेस को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। घुमावदार ग्रूवेस को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं ये बताना है। तो हम आपको बता दें हाफ राउंड नोज छेनी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन में कोई है, ये लास्ट वाला है। ठीक है, हाफ राउंड नोज छेनी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चंस क्या है। आगे क्वेश्चंस आपका क्या कह रखा है। आगे क्वेश्चंस कह रखा है कि मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़ों का वजन क्या है। मार्किंग उद्देश्य के लिए जो है कितने वजन के हथौड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो 250 ग्राम का, लगभग 250 ग्राम का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका कह रखा है कि विकर्ण फाइल के अनुचित तरीकों का प्रभाव क्या है। विकर्ण फाइल के अनुचित तरीकों का प्रभाव क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें क्या कह रखा है। इसमें कह रखा है कि विकर्ण फाइल के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है। अनुचित तरीके का जो प्रभाव है आपका वह क्या है ये बताना। जैसे असमान फिनिशिंग सतह, सतह पर खरोच, सतह पर उत्तलता, सतह पर सही फिनिशिंग न होना, तो आपका असमान फिनिशिंग सतह हो जाएगा। आंसर इसमें पहला ही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चंस क्या कर रखा है। आगे की क्वेश्चन की बात करें तो कर रखा है वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। किस छेनी का उपयोग किया जाता है वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। किस छेनी का उपयोग करते हैं, तो इसमें जो है जो फ्लैट छेनी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके ऑप्शन इसमें देखिए कौन सा है, फ्लैट छेनी।
फ्लैट छेनी का हम इस्तेमाल करते हैं, तो आंसर आपका पहला ही होगा। ठीक, आगे क्वेश्चंस देखें तो आगे क्वेश्चंस क्या है। देखिए ये क्वेश्चंस क्या कर रखा है कि इस फाइल का नाम क्या है। इस फाइल का नाम क्या है, तो ये जो फाइल होता है आपका रोटरी फाइल होता है, ये घूमता है। ठीक है, तो आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक, देखिए आगे क्वेश्चन आपका कर रखा है कि फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है। फाइल के फेस पर चाक क्यों लगाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, फाइल के फेस पर जो चाक लगाया जाता है उसका मुख्य कारण क्या है। पहला देखिए कर रखा है अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए। आगे ऑप्शन आपका क्या कर रखा है, आगे ऑप्शन कर रखा है कि चिप हटाने की दर को बढ़ाने के लिए, पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। अगला कर रखा है पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपका पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए क्या किया जाता है, लगाया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस आगे प्रश्न की बात करते हैं तो आगे आपका क्या कह रखा है, आगे का रखा है कि फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है। ठीक है, इसका उपयोग क्या है ये बताना है। इसका जो है जैसे कि पहला ऑप्शन आपका कर रखा है कि मुलायम धातु को काटने के लिए, हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए, हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, कैंडिड्यूड और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है डी हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। आगे प्रश्न की बात करें तो आगे प्रश्न आपका क्या है, आगे प्रश्न की बात करते हैं तो आगे आपका कह रखा है कि एक ड्रिल में प्लूटेस टेस के बीच के भाग का नाम क्या है। इसके भाग का नाम क्या है, तो इसके भाग का नाम हम वेव कहते हैं। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। आगे क्वेश्चंस क्या कर रखा है, कर रखा है कि इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। ठीक है, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं चित्र में क्या दिखा दे रहा है। ठीक है, तो इसमें जो दिख रहा है वही आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपका यहाँ पर देखिएगा जो रीडिंग दिख रहा है उसी को हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसमें जो आपका रीडिंग होगा यह टोटल आपका ऐड करने पर, ये जो है आपका टोटल ऐड करने पर 157 30 आएगा। ठीक है, आंसर जो है आपका यहाँ पर क्या बनेगा, जब यहाँ से आप काउंट करेंगे, समझ रहे हैं, जब ये काउंट करेंगे आप टोटल, तो यहाँ से आपका निकल के आएगा ये जो एक एक नंबर है, समझ रहे हैं, ये सब काउंट करेंगे तो इतना आएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देखें तो आगे प्रश्न आपका क्या कह रखा है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे आपका क्वेश्चन जो कह रखा है कि बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है। कौन सा एक समान दबाव सुनिश्चित करता है, आपका जो समान रचेट स्टाफ होता है यही जो है सुनिश्चित करता है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। आगे आपका क्या कह रखा है, आगे बात करें कि वेनियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरगेल पार्ट है। एक इंटरगेल पार्ट है ये आपको बताना है। जैसे कि 132 नंबर आपका प्रश्न जो है क्या कह रखा है, तो ये इंटरगेल पार्ट जो होता है वह आपका जा होता है। ठीक है, आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। आगे आपका क्या कर रखा है, आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे क्वेश्चन से जो है माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है। माइक्रोमीटर का जो सिद्धांत है उसको आपको बताना है कि इसका मेन सिद्धांत जो होता है ये आपका सभी को पता है, स्क्रू और नट पर यह काम करता है। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। ठीक है, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो आपको हमारे देखिए 136 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है दोस्तों। अगर अभी तक आप
क्लास को शेयर ना किए हो दोस्तों तो आप फटाफट शेयर कर देना। तो देखिए 136 नंबर आपका क्वेश्चंस क्या कर रखा है कि मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कंटेंट कांटेक्ट में होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए जब उसे हम घुमाकर या किसी एंगल पे झुकाकर जब मापते हैं तो उसमें जो है आपका वह जो है किस पर झुकाव होता है, तो वह आपका जो है बेड ब्लेड पे होता है। किस पर? ब्लेड पे। ठीक, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं साथियों। आगे क्या है, अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर पता है दोस्तों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, देखिए ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है, ये आपको बताना है। तो ये जो आपका होता है जो विभिन्न गति को प्राप्त करने के लिए आप देखते हैं कि उसमें जो है स्टेप पुल्ली लगा होता है, उसमें अलग अलग स्पीड को हम मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, उस पर पट्टा चढ़ाकर हम यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर गति की बात करता है कि विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप पुल्ली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। आगे क्वेश्चंस दोस्तों आपका क्या कर रखा है, देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है साथियों कि आपके परीक्षा में जो है चित्र से संबंधित चित्र देकर उसमें कुछ अंकित करके वह नाम पूछ लेगा। और यह क्वेश्चंस इस तरीके के साथियों क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में 5 से 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देखिए पेडेस्टल ग्राइंडर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? पेडेस्टल ग्राइंडर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं चित्र में क्या है। ठीक, अगर दोस्तों चित्र की बात करते हैं तो ये है आपका क्वेश्चंस और ये रहा आपका ग्राइंडर। ठीक है, इसमें जो है ये जो ब्लॉक दिया है यक्स है ना, ये अंकित करके पूछ रखा है कि इसका नाम क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें दोस्तों इसका नाम जो है आपका जो है टूल रेस्ट होता है। क्या? टूल रेस्ट। हम इसका नाम जो है टूल रेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ग्राइंडिंग व्हील की बात करें तो ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा है और यह क्वेश्चन दोस्तों सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वह इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का हो चाहे फिटर ट्रेड का, दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह क्वेश्चन। देखिए कह क्या रखा है कि इस फाइल का नाम क्या है। ठीक, 139 नंबर क्वेश्चन आपका कह रखा है कि इस फाइल का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस फाइल का नाम क्या है, ऐसे फाइल कहाँ यूज करते हैं आप देखे होंगे अपने वर्कशॉप में, किस कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इस फाइल का नाम जो होता है यह रॉब्स कट फाइल होता है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका, बी हो जाएगा। क्या? रॉब्स कट फाइल है यह। ठीक है दोस्तों, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया। चित्र से संबंधित डायरेक्ट आपके टूल्स का चित्र दे देगा, औजार जो भी हैं उनके टूल देगा और डायरेक्ट उनका नाम पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको 6 से 7 क्वेश्चंस देखने को आपकी परीक्षा में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं साथियों। आगे आपका क्या कह रखा है, आगे कह रखा है कि अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? आप देखते होंगे अपने वर्कशॉप में जो हम वाइस इस्तेमाल करते हैं बेंच वाइस, उसमें अगर हम जॉब को रख कर ज़्यादा टाइट करते हैं तो क्या हो सकता है, ये आपसे पूछ रखा है कि उसमें कुछ तोड़ फोड़ तो नहीं होगा, किस तरीके का नुकसान होगा, ये जो है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें किस तरीके का नुकसान होगा, स्पिंडल जो होगा आपका, स्पिंडल जो होता है वह स्पिंडल को क्या करेगा, क्षति पहुंचा देगा। ठीक, जैसे इसमें देखिए आगे ऑप्शन आपका दे रखा है कठोर जबड़े की क्षति, फिक्स्ड जबड़े की क्षति, मूवेबल जबड़े की क्षति। तो इसमें आपका स्पिंडल में जो होता है उसी में क्या होता है, नुकसान होने की संभावना रहती है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है, अगला क्वेश्चन कर रखा है कि कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? कौन सा कैलिपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट प्रदान करता है? इनसाइड कैलिपर,
ओल लेग कैलिपर। तो इसमें जो है आपका अगर हम बात करें तो इसमें जो है न तो इनसाइड कैलिपर होगा न तो ओड लेग कैलिपर होगा। आगे ऑप्शन भी देख लेते हैं, आगे आपका क्या है। तो यहाँ पर देखिए आगे का रखा है कि आउटसाइड कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। तो आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर जो होता है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे आपका क्या कर रखा है, आगे का रखा है कि बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग किया जाता है। बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है ना। तो इसमें बात करें दोस्तों तो ये आपका जो क्या कहते हैं सर्कुलर वाला होता है। बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका जो है सर्कुलर सा जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आगे आपका प्रश्न क्या कर रखा है, कह रखा है कि मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है। जो मार्किंग टेबल होता है उसे कास्ट आयरन से ही क्यों बनाया जाता है, इसका मेन रीजन क्या है ना। तो बात करें दोस्तों, यह जो है स्वयं लुब्रिकेशन है, अधिक कठोरता बनाए, सटीकता बनाए रखे, थर्मल विस्तार को रोके। तो यह जो है आपका स्वयं लुब्रिकेशन होता है। तो आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है, आगे प्रश्न की बात करें साथियों तो कर रखा है इस गेज का नाम क्या है। जो आपको गेज दिखाया गया है इस गेज का नाम आपको बताना है कि यह कौन सा गेज है ना। तो यह गेज जो होता है आपका वेवेल गेज है। ऐसा प्रश्न मैंने आपको एक करा चुका हूँ, यह जो है आपका वेवेल गेज है। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो आगे आपका क्या कर रखा है कि किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। तो यह जो है आपका जो है रोटरी फाइल का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका, रोटरी। देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ समझा नहीं रहा हूँ, जो फैक्ट चीज़ें हैं उसी को बता रहा हूँ और आपको मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ। जो कि नीमी पैटर्न जो क्वेश्चंस होता है ये आपके एग्जाम में जो है रिपीट या हम कहें कि सेम सेम क्वेश्चन पूछता है, इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। आगे क्लास जो है आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है, आगे क्वेश्चन की बात करें साथियों तो कह रखा है कि फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है। यह क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको करा दिया है, फाइल से संबंधित है ना। फाइल के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है, वह किस तरीके से हम हटाते हैं। आप अपने वर्कशॉप में काम किए होंगे तो यह जब चिप्स फंस जाता है तो उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, वायर ब्रश का या कॉपर स्ट्रिप का या चाक पाउडर का। तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम कॉपर स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आंसर अब कहेंगे आप ब्रश का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, चाक पाउडर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। ठीक, कॉपर स्ट्रिप हो जाएगा। ठीक आंसर। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे आपका जो प्रश्न है क्या कर रखा है, आगे आपका प्रश्न कह रखा है कि छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वॉइस का उपयोग किया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया है कि छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइल या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वॉइस का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन का मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर कोई फाइलिंग करना है या कोई आप जॉब बना रहे हैं तो वह जो है टूल मेकर वॉइस होता है। क्या, टूल मेकर वॉइस, मतलब आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो आगे प्रश्न आपका कर रखा है किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। तो बात करें इसमें जो है आपका लचीला ब्लेड जो होता है उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखिए। आगे प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर आपको आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि हाँ हमारा कुल कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक, देखिए इसमें कर रखा है कि किस छेनी का उपयोग की वे काटने के लिए किया जाता है। किस छेनी का उपयोग की वे काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आपका क्या हो जाएगा,
अगर हम बात करें तो इसमें जो है क्रॉस कट छेनी जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। किस छेनी का उपयोग की वे काटने के लिए किया जाता है? की वे काटने के लिए बात करें दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस कट छेनी। ठीक, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि हथौड़े में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है तो जिसमें जो है आपका चित्र देखिए, ये देख रहे हैं जो आपका, मैंने एक बार इस क्वेश्चन को करा दिया, इसी तरीके का ही प्रश्न था। तो जो यह यक्ष के रूप में अंकित भाग है इसका नाम पूछ रखा है कि इसका नाम क्या है, ये आपको बताना है ना। तो यह जो है आपका क्या है, पिन है कि फेस है कि चीक है कि आई होल है। ठीक है, तो यह आपका क्या होता है, पिन होता है। आंसर ए ही बन जाएगा इसमें। ठीक है, आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या कह रखा है, कह रखा है कि छैनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। छैनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। देखिए छैनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है कि इसका मेन उद्देश्य जो होता है क्या होता है। तो देखिए छैनी की फिसलन रोके, कोनों की खुदाई को रोके। हाँ, जो कोनों की खुदाई होती है उसको रोकने के लिए हम क्या, इसका मेन उद्देश्य माना जाता है। तो आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो आगे आपका क्वेश्चन से क्या कह रखा है, धातु की काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें। धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें, किस तरीके से हम इसे रोक सकते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें लीप कोण को घटाकर, रेक कोण को बढ़ाकर, क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर। हाँ, क्लियरेंस कोण अगर हम बढ़ा देते हैं तो आपके धातु काटने की प्रक्रिया में टूल वर्क सरफेस से रगड़ने रगड़ने को कैसे रोकें, यानी कि इस तरीके से हम रोक सकते हैं क्लियरेंस कोण को बढ़ाकर। ठीक, आगे आपका प्रश्न क्या कर रखा है, आगे कर रखा है कि धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो सांक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। ठीक है, इम्पैक्ट को सहन कर सके, इसके लिए जो है आपका आंसर जो बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। पहला कर रखा है कि टेनेसिटी, डेंसिटी। आगे आपका क्या है ये देख लेते हैं। आगे आपका क्या कर रखा है कि हार्डनेस, भंगुरता, टफनेस। तो इसमें आपका हम बात करें तो यह जो है टफनेस की बात करता है। ठीक, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न देखते हैं। तो आगे प्रश्न आपका कर रखा है कि कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। ठीक है, तो किसमें यह फिट होता है ये आपको बताना है। तो बात करें दोस्तों, इसमें आपका आंसर जो बन जाएगा वह जो है क्या होगा, जैसे देखिए एनविल, बैरल, स्पिंडल, रैचेट स्टॉप। तो इसमें आपका एनविल हो जाएगा। ठीक है, आंसर पहला ही होगा। ठीक, आगे आपका क्या कर रखा है, आगे का रखा है कि इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है। इस माइक्रोमीटर का नाम पूछ रखा है कि इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है, ये आपको बताना है। देखिए इस माइक्रोमीटर की बात करें तो आप अपने वर्कशॉप में भी इसे देखे होंगे कि इसका जो मेन काम होता है यह डेप्थ माइक्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। सीधा इसका नाम ही पूछ रखा है और आपका ऑप्शन देख रहे हैं तो पहला ही बन रहा है। यह जो है क्या है, डेप्थ माइक्रोमीटर है। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं। आगे आपका क्या है, आगे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो कह रखा है कि मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए स्पिंडल पर आर्बर द्वारा, सॉकेट्स द्वारा। तो देखिए यहाँ पर तो पहला ही हो जाएगा, आर्बर द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं। मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है, आर्बर द्वारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन आपका क्या है, आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो दोस्तों कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है, किसके पास और दूर किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन आपकी क्या क्या है। ठीक, ऑप्शन की बात करें तो आपका देखिए कर रखा है कि पिलर ड्रिलिंग मशीन, दूसरा कर रखा है कि गैंग ड्रिलिंग मशीन, और तीसरा कर रखा है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, चौथा कर रखा है संवेदनशील बेंच ड्रिलिंग मशीन। तो इसमें बात करें दोस्तों तो आपका जो है रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो होगा यही होगा आपका आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे आपका क्या कर रखा है, आगे कर रखा है कि किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और
रूट को राउंड किया जाता है तो किस में यह जो है किया जाता है, ये आपको बताना है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यह जो है BSW जो धागा होता है उस नुमा में किया जाता है। तो आंसर आपका इसमें सी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे आपका देख रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इस टैप रिंच का क्या नाम है? इस टैप रिंच का नाम क्या है, ये आपको बताना है। आप नीचे कमेंट बॉक्स कर में जरूर बताइए। ठीक है, इसमें देखिए पहला कर रखा है कि बॉक्स टाइप टैप रिंच, दूसरा कर रखा है कि सॉलिड टाइप टैप रिंच, तीसरा कर रखा है टी हैंडल टैप रिंच, चौथा कर रखा है कि एडजस्टेबल टैप रिंच। तो इसमें जो है आपका आंसर जो बनेगा वह हो जाएगा सॉलिड टाइप टैप रिंच। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा इसमें। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे आपका क्या रखा है? आगे का रखा है कि टैब ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है। ये सूत्र ही सीधा पूछ रखा है कि टैब ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है ना। तो ये आपका ये होता है टैब ड्रिल साइज बराबर मेजर डिया माइनस 2 गुणित गहराई। पहला ही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इस फार्मूले को आप रट लीजिए क्योंकि आपकी परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक, आगे देखिए, आगे आपका क्या कर रखा है कि कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बीट के अत्यधिक अत्यधिक ड्रिल बीट के अत्यधिक, और आगे क्वेश्चंस क्या है, अत्यधिक घिसना और आवाज़ करने का कारण बनती है। किसके कारण यह जो है घिसता है और अधिक आवाज़ उत्पन्न करने का कारण बनती है? तो इसमें हम बात करते हैं तो देखिए पहला क्या कर रखा है, बहुत तेज फीड दर, बहुत धीमी गति से फीड दर। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, बहुत धीमी गति से जो हम फीड दर देते हैं यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो आगे प्रश्न आपका कह रखा है कि इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो रीडिंग आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो तीर दिख रहा है, इसको आप काउंट करना होगा। ठीक है, काउंट करने के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ कुल टोटल कितना है। ठीक, तो इसमें हम ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन आपके क्या क्या दे रखे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यह जो है 1.45, इसमें ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब कैसे होगा, जैसे यहाँ से आप काउंट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये काउंट करने के बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न आपका कह रखा है कि कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 और 45 अंश के कोण को चिन्हित करने और जांचने के लिए किया जाता है। चिन्हित करने और जांचने के लिए जो किया जाता है, 163 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर हेड। ठीक है, स्क्वायर हेड का आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे आपका प्रश्न का रखा है कि एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है। एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। जैसे कि 164 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें आपका आंसर जो है, देखिए पहला का रखा है कि समतलता प्रदान करने के लिए, विकृति, हाँ विकृति को रोकने के लिए। ठीक, आंसर आपका इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। आगे आपका क्या है, इसमें देखिए ये क्वेश्चंस मैंने आपको एक करा चुका हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन देखिए, इसमें कर रखा है कि इस भी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। इस भी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करना है तो आपको ये चित्र देखकर आंसर का जो है, इसके आंसर का जवाब देना है। ठीक है, क्या कर रखा है, अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा। ठीक, इसमें आपको कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है। तो हम बात करते हैं 165 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें आपका कह रखा है कि देखिए सिंगल लेवल सिंगल ग्रू, सिंगल लेवल डबल ग्रू, ये भी नहीं है। आगे देख लेते हैं। आगे आपका क्या कह रखा है कि डबल लेवल सिंगल ग्रू। अगर हम बात करें, यह जो है आपका डबल लेवल और सिंगल ग्रू है, तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर रखा है कि स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ग को सकता है। इसमें जो है कितनी हो सकता है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है आपका जो बात करें तो यह जो है 1.7% तक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे क्वेश्चंस आपका क्या है,
आगे प्रश्न की बात करते हैं तो आगे आपका कह रखा है कि कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड्स का उपयोग किया जाता है। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड्स का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है आपका आंसर क्या बनेगा, 167 नंबर जो क्वेश्चन है आपका डाई एयर जेट हो जाएगा। ठीक, डाई एयर एज मतलब पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे आपका क्या कर रखा है, इस मशीन को देखकर आप पता चल गया होगा कि यह कौन सा मशीन है। ठीक, कर रखा है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन में यक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। ठीक है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन में यक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। चिन्हित भाग को नाम देने के लिए अब हम जो यहाँ पर चिन्हित भाग कहा है इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, 168 नंबर क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक, तो देखिए अगर हम बात करें यह आधार, आधार तो सबसे नीचे होता है जिसे हम बेस कहते हैं। स्पिंडल, स्पिंडल भी नहीं होगा। रेडियल वाय, अगर हम रेडियल वाय की बात कर रहे हैं, है ना, रेडियल वाय की बात कर रहे हैं तो यह भी नहीं होगा। स्पिंडल हेड, हाँ यह जो है आपका स्पिंडल हेड होता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। आगे क्वेश्चंस आपका क्या है, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं तो आगे आपका क्वेश्चन से कर रखा है कि छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक, छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, रिवेट सेट को समीप में लाते हैं। ठीक, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे के प्रश्न की बात करते हैं तो आगे आपका कह रखा है कि वेड स्पिन्स का उपयोग क्या है। वेड स्पिन्स का उपयोग क्या है, इसमें हम बात करते हैं तो यह जो है सर्कुलर कट के लिए होता है। क्या, सर्कुलर कट के लिए। ठीक, आगे एक प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न आपका क्या कह रखा है, ये देखिए कह रखा है कि लीवर सीयर के इस भाग का नाम बताइए जो यक्स के रूप में चिन्हित है। जो यक्स के रूप में क्या है, चिन्हित है। सी आपका इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आपके टोटल 4 दिए हैं और इसमें से आंसर क्या हो सकता है। आप देखिए ये जो है वेस्ट प्लेट, लीवर आर्म निचला, ये जो है आपका निचला ब्लेड होता है। ठीक है, जो ये दिखाया गया है यह आपका निचला ब्लेड होगा। आंसर सी हो जाएगा। आगे प्रश्न की बात करते हैं। आगे का रखा है कि इस सेट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम आपको बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं आप क्या है। पहले तो चित्र दिखा दे आपको, है ना, ये देख रहे हैं ये है आपका चित्र। आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें तो यह जो है आपका ऑप्शन जो है ग्रूविंग हो जाएगा। ठीक है, पहला ही आंसर इसमें हो जाएगा। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे आपका क्या कह रखा है कि कह रखा है कि जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। जिंक कोटेड आयरन का जो नाम होगा वह आपका जो है जस्ता चढ़ा हुआ लोहा होता है। क्या, जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। तो आंसर आपका यहाँ डी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या है, आगे प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि जंग और घर्षण के लिए कौन सी सीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। जंग और घर्षण के लिए कौन सी सीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। तो यह कौन सी सीट अत्यधिक प्रतिरोधी होती है, जैसे पहला तांबा दे दिया है, काला लोहा, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है, एल्युमिनियम, जस्ता लोहा। तो इसमें जो है बात करें तो जो एल्युमिनियम होता है यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि एक नियमित खष्टभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या है। तो यह जो है आपका फार्मूला, इसको आप रट लीजिएगा। इस तरीके का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो √3a होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कह रखा है, आगे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो कह रखा है कि शीट मेटल वर्क में स्टेक का उपयोग क्या है ना। शीट मेटल वर्क में स्टेक का उपयोग है, क्या मेन उपयोग होता है इसका, ये जो है सपोर्टिंग पीस होता है। क्या, सपोर्टिंग पीस होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है,
आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे का रखा है कि सोल्डर की सामग्री क्या है। सोल्डर की सामग्री क्या है ये आपको बताना है। ठीक, सोल्डर की जो सामग्री होती है वह शुद्ध धातु या मिश्र धातु होता है। क्या आंसर है यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या है? आगे प्रश्न की बात करते हैं तो दोस्तों का रखा है कि स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका अमोनियम अमोनियम क्लोराइड का हम इस्तेमाल करते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड आपका पहला ही ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन से देखते हैं। हाँ दोस्तों, अभी तक देख रहे हैं दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने शेयर ज़्यादा किसी के पास किया नहीं है और अभी तक लाइक भी नहीं किया। तो दोस्तों आइए आप लाइक शेयर करते रहिए और देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चंस। 181 नंबर आपका क्वेश्चंस क्या कर रखा है कि ग्रोवर का उद्देश्य क्या है। जो ग्रोवर होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। देखिए पहला कर रखा है सीम को रिलीज करना, सीवन को कॉन्फ्रेंस करना, ये भी नहीं होगा। अगले ऑप्शन पे देखते हैं, जो तीसरा और चौथा ऑप्शन आपका है वह क्या कर रखा है, सिम को क्लोज और लॉक करना। हाँ यही होगा आपका। सिम को क्या करता है, क्लोज करता है और लॉक करने का भी काम करता है। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं साथियों। आगे आपका प्रश्न क्या कह रखा है, कह रखा है कि रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का क्या नाम है। ये किस तरीके का जो है जोड़ आपको सभी को पता है, या किस तरीके का ज्वाइंट होता है ना। तो यह जो है हम बात करते हैं कि जो रिवेट, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। कर रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें हम माइल्ड स्टील का उपयोग करते हैं। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखिए। आगे आपका प्रश्न क्या कर रखा है, ध्यान से देखिएगा। एक रिवेट में यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। जो यक्ष के रूप में ये चिन्हित भाग आपको दिख रहा है, इसमें यक्ष का नाम बताना है कि ये यक्ष का क्या नाम है। ठीक है, देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए पहला कर रखा है कि टेल, दूसरा करा बॉडी, हेड, व्यास। तो इसमें आपकी बात करें तो यह क्या हो जाएगा, ये जो है रिवेट का बॉडी माना जाता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगर दोस्तों आपको इस प्रश्न का जवाब पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है आप उत्तर दे सकते हैं। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है प्रश्न कुल कितने सही हो रहे हैं। ठीक, पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है। पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम है, क्या नाम है, इसको आपको बताना है। ठीक है, पहला का रखा है कि पिकलिंग, स्विगिंग, सीमिंग, टीनिंग। तो आपका ये जो आंसर होगा टीनिंग होता है। जैसे पिघला हुआ सोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन जो होता है आपका क्या कहलाता है, टीनिंग कहलाता है। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रखा है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं दोस्तों। तो क्या कह रखा है यहाँ पर, देखिए कह रखा है कि भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है ये आपको बताना है। देखिए पहला का रखा है कि पैन हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट, काउंटर संक रिवेट, को निकल हेड रिवेट। तो इसमें आपको हम बताएं तो आपका पैन हेड रिवेट जो होता है इसी का हम क्या करते हैं, भारी या हम कहें भारी सरन जो स्ट्रक्चर होते हैं उस पर जो काम किए जाते हैं तो हम पैन हेड रिवेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, फटाफट आपको भी अगर आंसर पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए कर रखा है स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है। स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम जो होता है आपका डॉली होता है। ठीक है, स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम जो है डॉली रखा गया है। ठीक है, या हम इसे डॉली कहते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा कि दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम बताइए। जो दिखाया गया रिवेटिंग जोड़ है इसमें दोष क्या है उसे आपको बताना है। आप इस चित्र को देखकर बता सकते हैं कि इसमें जो है क्या दोष नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक तो सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं इधर बहुत कम साइड में है ना। तो ये पोर्शन आपका थोड़ा सा क्या दोषपूर्ण दिख रहा है।
ठीक, तो आप ऑप्शन में जो है आंसर बता सकते हैं। आइए देखते हैं आपके ऑप्शन क्या क्या है ना। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपका आंसर देखिए कह रखा है कि प्लेटों के अनुचित जुड़ाव। दूसरा कह रखा है कि प्लेटों के बीच बर रिवेट का सिरा शंख के साथ केंद्रित नहीं है। यही आंसर सही होगा। वह जो है सिरों के साथ केंद्रित नहीं है, थोड़ा सा हट के है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं, आगे प्रश्न को देखते हैं। तो आगे क्या प्रश्न मिलता है आपका, कह रखा है कि शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग करके बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने में किया जाता है। तो यह जो है आपका क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं पहला कर रखा है कि स्प्रिंग कंपास, ट्रेमल, विंग्स कंपास, साधारण कंपास। तो बताइए आप इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो ट्रेमल होता है आपका, वह जो है आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या दे रखा है, आगे प्रश्न की बात करते हैं साथियों। तो कह रखा है कि शियरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ वर क्यों बन जाते हैं। शियरिंग करते समय धातु के शीट के नीचे नीचे की तरफ वर क्यों बन जाते हैं। देखिए पहला कर रखा है कि क्लियरेंस ना होने के कारण। ठीक है, दूसरा कर रखा है हार्डनेस धातु के कारण, बल में वृद्धि के कारण, अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। हाँ, अत्यधिक क्लियरेंस जब मिलता है तभी यह कंडीशन या आपका देखिए हो जाएगा। जैसे शियरिंग करते समय सीट धातु के नीचे की तरफ बड़ इसीलिए बन जाता है। ठीक है, अत्यधिक क्लियरेंस के कारण। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं साथियों। आगे आपका क्या कर रखा है, देखिए भाग यक्ष का नाम बताइए। हमने देखिए आपको पहले ही बता दिया, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको चित्र देकर यक्ष या कोई अन्य अक्षर का जो है संकेत देकर पूछ लेगा कि इसका नाम क्या होगा। ठीक है, आइए पूरा ड्राइंग को देखते हैं कि क्या पूछ रखा है। ठीक है, तो इसमें आपको देख रहे हैं क्या पूछ रखा है, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये पूरा ड्राइंग देखिए, आप पूरे ड्राइंग को देखकर समझिए और फिर उसके बाद जो है आपको आंसर बताना होगा। देखिए यह जो होता है, आप ध्यान से देखिएगा नीचे की तरफ, ये आपका क्लैंप होता है। ठीक है, क्या होता है, क्लैंप। आप देख लीजिए आंसर क्या बन जाएगा आपका, क्लैंप हो जाएगा। ठीक है, ये सीधा आंसर क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए आगे प्रश्न को देखते हैं। तो आगे आपका क्या कर रखा है कि शीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है। शीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है, ये आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करें शीट मेटल के कार्य और ग्रोवर का उपयोग क्या है, तो आपको हम बता दें। अगर आपको आंसर पता है दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं इसमें सीम को क्लोज करने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो सीम को क्लोज या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा है आपका। ठीक, सीम को क्लोज करने के लिए किया जाता है। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे का रखा है कि हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का, हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का, आगे प्रश्न क्या है उसको भी देख लेते हैं, है ना। कौन सा, कौन सा रिवेट का उपयोग किया जाता है। इसका क्वेश्चन कहने का मतलब यह है, जो हल्के कार्य होते हैं उनके लिए हम किस तरीके का रिवेट इस्तेमाल करते हैं। तो आपको हम बता दें कि हम हल्के कार्यों के लिए कोनिकल हेड रिवेट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या, कोनिकल हेड रिवेट। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कह रखा है, आगे प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो आपको कह रखा है कि रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हम बात करते हैं किस क्या कर रखा है, रिवेट हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछ रखा है। तो इसमें जो हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए हम इसमें रिवेट स्नैप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या, रिवेट स्नैप। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी दिया है। ठीक है, स्नैप, रिवेट स्नैप। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे आपका क्या कर रखा है कि कह रखा है कि सीट मेटल वर्क में इस नोच का क्या नाम है। सीट मेटल वर्क में इस नोच का नाम बताइए। अब यह क्या है, पूरा देखते हैं ड्राइंग। इस नोच का नाम पूछ रखा है, चित्र को विधिवत आप देख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आंसर में आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह जो है आपका होता है
स्क्वायर नोच होता है। क्या? स्क्वायर नोच है। तो आंसर आपका कौन सा बनेगा? ये तीसरा दे रखा है, स्क्वायर नोच। ठीक, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या कर रखा है? आगे प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मेटल का उपयोग किया जाता है? पैनल बीटिंग को होलो करने के लिए किस प्रकार के मेटल का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है वॉशिंग मेटल का इस्तेमाल, मेटल नहीं, मैलेट है, ध्यान दीजिएगा, मैलेट का उपयोग किया जाता है। तो वॉशिंग मैलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? कौन सा ऑप्शन है? वॉशिंग मैलेट जो है आपका डी है आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या कर रखा है? आगे कर रखा है कि इस रिवेटिंग में क्या दोष है? इस रिवेटिंग में क्या दोष है? आप चित्र को देखकर बताएंगे कि हाँ क्या दिक्कतें हैं इस रिवेट में, ज्वाइंट में। ठीक है, तो देखिए आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं और चित्र के अकॉर्डिंग भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप देख लीजिए और कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आपको आंसर पता हो तो। देखिए पहला कर रखा है कि प्लेटों के बीच भर, नहीं ये तो नहीं है। रिवेट हेड सेंटर में, नहीं ये बीच सेंटर में है। वह बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया जाता है, ये भी तो नहीं किया गया है। प्लेटों पर होल एक सीध में नहीं है, बात सही। प्लेटों की होल जो है एक सीध में नहीं है, इसी के कारण जो है उसका एक भाग जो है एक साइड भागा हुआ है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या कर रखा है? आगे प्रश्न की बात करते हैं साथियों। तो कह रखा है कि एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है किसका उपयोग किया जाता है? हाफ मून स्टेक का इस्तेमाल करते हैं। किसका? हाफ मून स्टेक का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि आगे कर रखा है कि सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है? सीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम क्या है? आगे आप देखते हैं, ऑप्शन की बात करें या चित्र की बात करें, किस तरीके का प्रश्न है देख रहे हैं। यह जो है आपका चित्र है, इसको सही तरीके से आप देख लीजिए, है ना। अब इसको जो है आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हम आपको बता दें दोस्तों, यह जो है राउंड बॉटम स्टेक होता है। क्या? राउंड बॉटम स्टेक। अब देखिए आपका आंसर कौन बन जाएगा? चौथा इसमें दिया है राउंड बॉटम स्टेक, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं साथियों। तो आगे आपका क्या कह रखा है? कह रखा है कि सीट मेटल में इस जॉइंट का नाम क्या है? सीट मेटल में इस जॉइंट का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ये कौन सा जॉइंट है, इसको आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, इसमें देख रहे हैं एक सीट मेटल ये है और दूसरा ऊपर से फिर एक लगा है, ये डबल हो जाएगा। ठीक, तो यह जो है आपका डबल ग्रूवेड जॉइंट है। तो आप देख लीजिए आंसर आपका ये डबल ग्रूवेड ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न क्या कर रखा है कि स्निप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? जो स्निप होता है उसकी अधिकतम कटिंग क्षमता जो होती है वह कितना होता है? हमने आपको ऐसा प्रश्न एक करा चुका हूं, इसमें हमने आपको बताया था 1.2 mm मोटाई तक जो है इसकी कटिंग की क्षमता होती है। ठीक, आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें? तो आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है? सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है? अब देखते हैं प्रश्न क्या है आपका। देखिए इधर चित्र देख लीजिए, यह है आपका चित्र। अब उसके बाद आंसर क्या, ऑप्शन क्या है आपके, वो देख लेते हैं, है ना। इसमें बात करते हैं तो ये जो आपका होता है यह जो है हाफ मून स्टेक ही है। ठीक है, क्या? हाफ मून स्टेक ही होता है। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा, हाफ मून स्टेक। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले करा दिया है, आगे आया था। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि रिवेट की अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया और मुझे पूरा आशा है कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि रिवेट स्नैप का इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न कर रखा है कि इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है? इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है? देखिए रिवेटिंग से संबंधित एक प्रश्न आपको परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, और चित्र को देखकर ही पूछ लेगा कि इसमें क्या दोष है ये बताइए। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिवेटिंग से भी संबंधित। ठीक है, देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो यह कह रखा है कि इस रिवेटिंग दोष का नाम क्या है? जो रिवेटिंग दोष दिख रहा है इसमें नाम क्या है? तो देख रहे हैं आप यहाँ पर, देखिए पहला का रखा है कि सेक पर बहुत कम अलाउंस, ऐसा तो नहीं है, ये सही है। सेक पर बहुत
अधिक अलाउंस है। हाँ, बहुत अधिक अलाउंस कर दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दोनों पोर्शन जो है हल्का हल्का बाहर की तरफ निकले हुए हैं, लेकिन ऐसा जोड़ में होना नहीं चाहिए। ठीक, तो आपका आंसर यहाँ पर बी ही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या है दोस्तों। अभी तक दोस्तों अगर आपने शेयर नहीं किया क्लास को तो शेयर करते रहिए, ठीक है। और लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर लेना। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो सब्सक्राइब ही कर लेना, क्योंकि आईटीआई से रिलेटेड कोई भी अपडेट जानकारी आती है तब तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी जानकारी। ठीक है, कर रखा है कि रिवेटिंग में फ्लूट टाइट जॉइंट बनाने के लिए किस प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। रिवेटिंग में फ्लूट टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। ठीक है, तो इसमें आपको हम बता दें कि जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा उसके बारे में हमें बताना है, और आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर इसका ये राइट आंसर होगा। तो हमने आपको बताया था रिवेटिंग में फ्लूट टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम जो होता है वह जो है फुल्लेरिंग टूल होता है। कौन? फुल्लेरिंग टूल। आंसर आपका यहाँ पर सी बन रहा है। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो आगे प्रश्न का रखा है कि मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है। मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो है लीवर शीयर का हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमने आपको एक क्वेश्चन इस तरीके का करा दिया है। ठीक है, क्या? लीवर शीयर। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है दोस्तों। आगे का रखा है, आगे आपका प्रश्न का रखा है कि ये तीखे मोड़ बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। तीखे मोड़ को बनाने के लिए किस स्टेक का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें तो हचैट स्टेक का इस्तेमाल करते हैं। हचैट स्टेक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न को देखिए और जवाब दीजिए। देखिए कर रखा है कि इस स्टेक का नाम क्या है। इस स्टेक का नाम अगर हम बात करें तो यह कौन सा स्टेक है इसके बारे में आपको बताना है। आपको मैं पूरा चित्र दिखा देता हूं, इसको देख लीजिए। अब आपको आंसर देखना है कि ऑप्शन कौन सा हो सकता है। ठीक है, यह कौन सा स्टेक है। देखिए यह जो है आपका फनल स्टेक होता है। कैसा? फनल स्टेक। देखिए फनल स्टेक क्यों कहा जाता है, इसका कुछ मेन काम होता है और इसकी आकार जो है सांप के फन की आकार का होता है। तो क्या हो जाएगा? फनल स्टेक। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो आगे आपका कह रखा है कि टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है आपका जिंक क्लोराइड का हम इस्तेमाल करते हैं। टीन की चादरों की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग करते हैं। तो इसमें हम जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो आगे आपका प्रश्न क्या कर रखा है कि रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग क्या है ये पूछ रखा है। इसका मेन उपयोग होता है डबल ग्रूवेड सीम होता है। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखिए और जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? रिवेट इंटर इंटरफेरेंस क्या है। रिवेट इंटरफेरेंस क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, हेड बनाने के लिए लंबाई। ठीक है, हेड बनाने के लिए लंबाई हो जाएगा। ठीक है, 10 का सी। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न क्या है? आगे प्रश्न की बात करें तो यक्ष के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है। यक्ष के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो है मेन उद्देश्य क्या होता है इसका, ये आपको बताना है। जैसे कि अगर हम बात करें 11 नंबर प्रश्न की, है ना, यक्ष के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है। चिन्हित क्षेत्र का यक्ष के रूप में चिन्हित छेद का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो होगा, बात करें क्रैक को बंद करना। हाँ, क्रैक को बंद करना होगा। ठीक है, जो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है यह क्या करेगा? क्रैक को बंद करना। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या है? आगे प्रश्न की बात करते हैं तो कह रखा है कि दोषपूर्ण रिवेटिंग के कारण क्या है। दोषपूर्ण रिवेटिंग के मेन कारण क्या होते हैं तो ये आपको बताना है। तो देखिए हमने आपको पहले ही बताया था प्लेटों का अनुचित जुड़ाव। जो प्लेट होते हैं अगर आपके सही तरीके से जुड़ नहीं पाए तो वो क्या हो गए, ठीक है, तो ये फेल कर जाएंगे। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है कि साइड किनारों से
पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है? इसकी रिवेट की दूरी जो है निर्धारित किया जाता है, तो यह जो है आपका जो व्यास होता है, रिवेट का व्यास जो होता है उसके 2 गुना के बराबर होता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखिए, क्या कर रखा है कि हाथ कतरनी मशीन में यक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? हाथ कतरनी मशीन यक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? देख लेते हैं यहाँ पर चित्र क्या है। ठीक है, चित्र की बात करें तो अब आपको देखिए इसमें क्या आपका आंसर हो सकता है, ये चित्र को देखकर आपको बताना है ना। तो इसमें आपका जो है ऊपरी ब्लेड जो है संकेत करके जो दिया है यक्स के रूप में, वह ऊपरी ब्लेड है आपका। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न आपका कह रखा है कि सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है? सीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या लाभ है, ये आपको बताना है। देखिए जैसे कि इसमें देखते होंगे सीट मेटल वर्क में स्टेक का लाभ क्या है, तो इसमें आपको हम बता दें कि यह सहायता प्रदान करना, क्या यह सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बात करते हैं, जैसे रिवेटिंग में यक्स के रूप में चिन्हित उपकरण क्या है? रिवेटिंग में यक्स के रूप में चिन्हित उपकरण क्या है, इसको आपको बताना है। ठीक है, रिवेटिंग में यक्स के रूप में चिन्हित उपकरण क्या है, इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वह देखिए क्या दर्शा रहा है ना। तो इसमें आपका कॉकिंग टूल है, क्या कॉकिंग टूल, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखिए, आगे क्या कर रखा है कि इस रिवेटिंग में क्या दोष है। आइए देखते हैं चित्र में कि कौन सा रिवेटिंग दोष दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए आपका दिख रहा है कि इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा दोष है इस रिवेट में, है ना। इस रिवेट की बात करें तो इसमें कौन सा दोष है ये आपको बताना है ना। तो इसमें हम बात करें तो यह बहुत कम अलाउंस दिया गया, इसमें देख रहे हैं इसमें जो है बहुत ही कम अलाउंस दिया गया है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा क्या? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखिए, आगे का रखा है कि रिवाइज्ड एज प्लेट को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रिवाइज्ड एज प्लेटों को दबाकर द्रव तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें, है ना, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको पहले ही क्वेश्चन एक करा चुका हूँ, आपको तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना चाहिए था। यह जो है फ्लूअरिंग टूल होता है। ठीक है, आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है? विभिन्न प्रकार के हेम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, अच्छी दिखावट के लिए, किनारों को नुकसान से बचाने के लिए, सीमा पर ओवरलैपिंग को रोकने के लिए। ठीक है, आगे का रखा है कि सही आकार बनाए रखें और ताकत में सुधार के लिए। हाँ, यही होता है आपका। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखिए, आगे प्रश्न आपका कह रखा है कि जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सा धातु की सीट सबसे आसान है? जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान मानी जाती है, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको हमने बताया था टिंड प्लेट जो होता है इसी का हम क्या करते हैं, इसका उपयोग या हम सबसे आसान मानते हैं। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका कह रखा है कि सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? तो यह जो है आपका लीड होता है। ठीक है, बहुत नरम और भारी होती है। आगे हम प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो आगे का रखा है कि कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? कौन सी धातु सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? या कौन सा मेटल होगा जो जस्ता लोहा होता है वह जो है क्या धातु की सीट पानी और मौसम को संपर्क को क्या अच्छे तरीके से झेल लेगी? ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे आपका क्या कह रखा है कि रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य जो होता है वह क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यह जो दोष होता है आपका रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना। हाँ, ये सबसे जरूरी होता है। ठीक है, मेन उद्देश्य इस ध्यान को रखना होगा, रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना। ठीक है,
आइए आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे आपका क्या कह रखा है। आगे प्रश्न की बात करें दोस्तों तो कह रखा है कि रिवेटिंग में यक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम बताइए। चिन्हित टूल का नाम बताना है, ठीक है। यक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम बताना है कि यह है क्या। ठीक कह रखा है ड्रिफ्ट, रिवेट, स्नैप, ये भी नहीं है क्योंकि इसको मैंने आपको बताया कहाँ पर होता है, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, बात करें इसमें तो आपका आंसर बन जाएगा इसमें जो है फ्लूअरिंग टूल। हाँ, इसको हमने आपको कराया था, ठीक है। आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या है, कह रखे कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है। कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है या किस हथौड़े का उपयोग किया जाता है। तो हमने आपको बताया था रिवेटिंग के लिए बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक। बी हो जाएगा आंसर, ठीक। आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि सीट मेटल के कोने पर कौन सा नौच 45 अंश के कोण पर काटा जाता है। कौन सा नौच 45 अंश के कोण पर काटा जाता है, इसको जो है आपको बताना है। तो स्नेल नौच, ठीक। आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे आपका क्या है, सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा सा गलत है। धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने के द्वारा बनाया गया ज्वाइंट का नाम बताइए, ठीक है। तो ज्वाइंट का जो नाम होता है हमने आपको बताया था पहले ही, सीम होता है, ठीक है। जो ज्वाइंट का नेम होगा वह सीम हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे आपका कह रखा है कि पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फ्लक्स कौन से हैं जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। जो गर्म करते ही क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। तो वह आपको हमने ये क्वेश्चन इस तरीके से हमने कराया था कि बताया भी था कि अमोनियम क्लोराइड जो होता है वह जो है वाष्पित हो जाती है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न क्या कर रखा है कि इस सिम के प्रकार का नाम दें। इस सिम के प्रकार का नाम दें, यह कौन सा सिम है। तो देख लेते हैं यह कौन सा सिम है। देखिए आप चित्र को देख लीजिए। अब जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको एक कराया था। तो यह जो है डबल ग्रूवेट सिम होता है। कौन सा, डबल ग्रूवेट सिम। आंसर कौन बन जाएगा इसमें, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे आपका क्या कह रखा है, कह रखा है कि रिवेट सिरे के प्रक्षेपण से बचने के लिए, रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए आगे प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। किस रिवेट का उपयोग किया जाता है, किस रिवेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपका हम कोनिकल हेड रिवेट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या है, बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है। बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है, ये आपको बताना है। जैसे कि 31 नंबर अगर हम प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, 3D, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा, ठीक। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या है, आगे प्रश्न की बात करें दोस्तों तो आगे आपका कह रखा है कि स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ का उपयोग किया जाता है। किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है आपका कोलंबियम स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं। आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक। आगे प्रश्न को देखिए। आगे वाला ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताइए। जो गैस वेल्डिंग किया गया है इसमें, और इसमें कौन कौन से दोष हैं ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो है पहला का रखा है पोरोसिटी, पिघलने की कमी। देख रहे हैं यहाँ पर भी वही कंडीशन है और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पिघलने की कमी, या हम कहें कि पिघलने की कमी को जो है यहाँ पर दर्शा रहा है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे का रखा है कि यदि नोजल मोल्टन पुल को छूता है तो क्या होगा। यदि नोजल मोल्टन पुल को छूता है तो क्या होगा, क्या होगा, यह क्या कंडीशन उत्पन्न होगा। तो इसमें बैक फायर होगा। क्या, बैक फायर, बैक फायर होगा। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न को देखते हैं। आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताइए। आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताइए। कौन सा जोड़ होगा इसको आपको बताना है। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न क्या है, आगे प्रश्न की बात करते हैं। ये कौन सा जोड़ है, आप चित्र को देखकर समझ सकते हैं। ये जोड़ जो किया गया है ये है जोड़, ठीक है। अब आप आंसर जो है बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है ना। तो बात करें दोस्तों, यह जो है हाफ
ओपन कार्नर ज्वाइंट हो, कौन सा, हाफ ओपन कार्नर ज्वाइंट। तो आपका आंसर इसमें क्या बन जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि ऐसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। ऐसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, तो इसमें मेन कार्य जो होता है यह किस कंडीशन में होता है, यह निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित होता है। हाँ, यह निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे आपका प्रश्न जो दे रखा है वह कह रखा है कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो नुकसान होता है वह जो है आपका, देखिए पहला का रखा है कि अधिक प्रारंभिक लागत, आर्क फ्लो में मुक्ति नहीं, अधिक रखरखाव लागत, अलौह धातु वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलौह धातु वेल्डिंग के लिए यह क्या है, उपयुक्त नहीं है। ठीक है, जैसे प्लास्टिक में आप वेल्डिंग थोड़ी ना कर पाएंगे लोहे का। ठीक है, ठीक, आगे क्वेश्चन का रखा है कि विद्युत लाइनों में दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, किस मशीन का आर्क वेल्डिंग में उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो इसमें जो है हम क्या करते हैं, जो है इंजन जनरेटर सेट कर लेते हैं। ठीक, आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या है, कह रखा है कि कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जाप में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। तो इसमें जो है ऊष्मा रेक्टिफायर सेट जो होता है उसमें जो है सबसे अच्छा यह होता है। ठीक, आंसर आपका इसमें पहला ही हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है। एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है। तो इसमें जो अगर हम बात करें तो मैरून कलर का जो रंग होता है एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है, तो मैरून कलर जो होता है उसी का हम क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे आपका कह रखा है कि बाएं वार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर राड में एंगल टेंट किया जाता है। तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो 60 से 30 जो होता है इसी के इर्द गिर्द रखा जाता है, या हम कहें कि यही इसका मेन उद्देश्य होता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चंस क्या है, आगे है वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है। वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है। तो दोस्तों आप फटाफट जो है इसको जो है फटाफट आंसर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है इलेक्ट्रोड का व्यास होता है। ठीक है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या दे रखा है। अगर आगे प्रश्न की बात करते हैं तो आगे प्रश्न आपका क्या कह रखा है, देख लेते हैं। आगे प्रश्न कह रखा है कि इधर देखिए, कह रहा कि कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है। ठीक है, दोनों की आपूर्ति को पूरा करने के लिए हमने आपको बताया रेक्टिफायर सेट का ही हम इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे का रखा है कि आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम बताइए। आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम बताइए। ठीक, तो ये आपका जो है सुरक्षा संचालन का नाम पूछ रखा है। आप चित्र को देखिए, आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है कंप्रेसर फ्यूज को निकालना ये भी नहीं, और गैसों को साफ करने के लिए सतह को ठंडा करना ये कहाँ से होगा। पानी सतह को साफ करने के लिए ऐसा कुछ नहीं। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। चौथा करा निकास वाहिनी फ्यूज और गैस को पकड़ती है, एकदम सही। ये चौथा ऑप्शन आपका सही है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे कह रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग को पहचाने। यक्ष के रूप में चिन्हित भाग को पहचाने, ये क्या चिन्हित करके दिखा रहा है, इसको हमको बताना है। ठीक है, तो यह जो है अगर हम बात करें तो ये जो है क्या सुरक्षा प्लग होता है आपका। ठीक, सिलेंडर के नीचे लगा होता है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आगे क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है कि वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है। वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है। वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का क्या नाम है। 47 ये जो है विकृति का नाम पूछ रखा है, तो आप जो है इसका आंसर दे सकते हैं। लॉन्जिटूडिनल विकृति है कौन, आपका आंसर सी हो जाएगा यहाँ।
आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या है, वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है। वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है। धातु के किनारे का नाम जो होता है वह क्या है। हमने आपको ये भी क्वेश्चन एक बार करा दिया है, तो यह जो है बेबल होता है। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका प्रश्न क्या कर रखा है, आकृति में दिखाई गई वेल्डिंग दोष को पहचानें। ठीक है, आकृति में दिखाई गई वेल्डिंग दोष को पहचानने के लिए कहा गया है। अब इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम नहीं बताएंगे इसको, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन हमने आपको 4-5 क्वेश्चंस करा दिया है। ठीक, ये अंडरकट है। ठीक है, क्या अंडरकट का दोष इसमें उत्पन्न हुआ है। ठीक है, आंसर आपका पहला ही हो जाएगा। आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे का रखा है कि वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर में क्यों नहीं हटाया जाता। कर रखा है वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता। अरे भैया, हटा देंगे तो कुछ मामला ही अलग हो जाएगा। ठीक है, देखिए 250 नंबर क्वेश्चन आपका जो कर रखा है कि गैस रिसाव को रोकने के लिए, गैस आपूर्ति को समायोजित करने के लिए, बार बार खोलना और बंद करने के लिए, आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए। समझ रहे हैं, आग अगर इधर उधर हो रही है तो उस हिसाब से हम जल्दी से उसको बंद कर दें। ठीक, आगे देखिए। आगे प्रश्न क्या कर रखा है कि रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट करती है। कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट करती है, तो यह जो है क्रैकिंग होता है। ठीक है, क्या, क्रैकिंग। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या है। ऑक्सीजन सिलेंडर की जो कलर होता है वह कैसा होता है, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे काला है ना, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है, वह ब्लैक कलर का होता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। आगे प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यक्ष के रूप में चिन्हित का नाम क्या है, तो ये जो है चिन्हित नाम जो है, ये आप जो देख रहे हैं, ये क्या ऊपर वाला जो सिरा होता है वह ऑक्सीजन को क्या करता है, नियंत्रण वाल्व होता है। ठीक, और नीचे वाला जो है वह गैस होता है। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। आगे यह क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा में जो है, चाहे इलेक्ट्रीशियन के हो, चाहे फिटर के हो, चाहे डीजल के हो, है ना। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। पीपीई का नाम क्या है। पीपीई का नाम क्या होता है, इसका काम क्या है ना, ये आपको बताना है। ठीक, इसका मेन काम होता है हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इसको जो है हैंड में लेकर वेल्डिंग करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चंस। आगे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो कह रखा है कि आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि जमा हुआ स्लैग को हटाना, और बहुत आसान होता है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें तो पहला ही हो जा रहा है। ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। आगे आपका प्रश्न क्या कर रखा है, अगर आगे प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं ये कर रखा है कि यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। जो यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछ रखा है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब देखिए पहला कर रखा है क्या, इसमें प्रीहीट कंट्रोल वाल्व ये नहीं है, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व ये भी नहीं है, हॉरिजॉन्ट एडजस्टमेंट ये भी नहीं, वर्टिकल एडजस्टमेंट होता है। ठीक है, आंसर आपका क्या, डी हो गया। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या है। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसकी भंडारण क्षमता जो होती है वह कितना होता है, उस यह जो है 7 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें, अगर आंसर की बात करें तो पहला ही हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देख लेते हैं। आगे क्या कर रखा है कि गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या है। गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो है बचाता है वह हमें चमड़े का स्प्रेन होता है। ठीक, आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को देखते हैं। गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं। गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं। ठीक है, कैसे बुझाया जाता है, देखिए पहला कर रखा है ऑक्सीजन को बंद करें और पानी में ब्लड पाइप को डुबोएं। ऐसा नहीं होता भाई, अगर ऐसा होगा तो फिर कैसे होगा वेल्डिंग। ठीक है, आगे प्रश्न कर रखा है एक साथ ऑक्सीजन और एसिटिलीन वाल्व बंद करें, ये भी नहीं होगा भैया। ठीक है,
आगे हम देखते हैं तो आगे कर रखा है ऑक्सीजन वाल्व को पहले और एसिटिलीन वाल्व को बाद में बंद करें। अब बताइए दोनों साथ में बंद कर दीजिए। पहला कर रखा है एसिटिलीन वाल्व को पहले, ऑक्सीजन वाल्व को बाद में बंद करते हैं। ठीक है, जो मेन गैस है आपको उसको पहले बंद करते हैं, ऑक्सीजन को हम बाद में बंद करते हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन आपका क्या कर रखा है, आगे कर रखा है कि आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं। आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं, ये क्यों गुनगुनाते हैं, लंबी चाँप की लंबाई, हाँ लंबी चाँप की लंबाई होती है इसीलिए आंसर आपका पहला हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कर रखा है कि वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आँखों के अदृश्य है। वेल्डिंग के कौन सा आंतरिक दोष नग्न आँखों के लिए अदृश्य है, तो इसमें अगर हम बात करें दोस्तों तो ये आपका पोरासिटी होगा। क्या, पोरासिटी, आंसर आपका बी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखें, हमने आपको मिनी पैटर्न का जो फर्स्ट पीडीएफ था, जो 39 पेज का जो है पीडीएफ था, जिसमें आपको टोटल 261 प्रश्न थे, उसे मैंने दोस्तों आपको पूरा का पूरा पीडीएफ का मिनी पैटर्न का पूरा निचोड़ करा दिया दोस्तों। आपको पूरा क्वेश्चंस हल करा दिया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप एक बार इस क्लास को देख लेंगे तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं और आपकी परीक्षा में इसी तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आईटीआई से रिलेटेड या कोई भी अन्य जानकारी आती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तब तक मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।